So the name of the problem is twosome. So what we have been given an array of integers and we have to return the indices of two numbers such that they add up to a specific target. इसका मतलब ये है कि हमें एक array of integers दिया जाएगा और एक टारगेट प्रोवाइड किया जाएगा. हमारा काम ये है, हमें वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं जो ऐड होकर टारगेट के इक्वल आएंगे और इनपुट के बाद हमें आउटपुट में उन दो नंबर्स के इंडाइसेस रिटर्न करने हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे इनपुट में अगर जो एरे है वो है 1, 4, 10, -3, टारगेट दिया गया है 14. तो हमें पता है वो जो दो नंबर ऐड अप होकर टारगेट के जितने बनेंगे वो हैं 4 एंड 10, यानी इनका इंडाइसेस हमें रिटर्न करना होगा 1 और 2. तो हम किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, या तो 1 2 या तो 2 1. नोट दैट यू कैनॉट यूज़ द सेम एलिमेंट इन द एरे ट्वाइस. इसका ये मतलब है कि सेम एलिमेंट नहीं रहेगा एरे में ट्वाइस, बट वी कैन अज्यूम दैट देयर विल ओनली बी वन सॉल्यूशन फॉर ईच टेस्ट केस. एंड हम ये भी समझेंगे कि एक ही यूनिक पेयर एग्जिस्ट करेगा. तो एक दूसरा सैम्पल केस देखते हैं. हमारे पास जो एरे है वो है 9, 5, 1, 23 और जो टारगेट है वो है 10. तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 0 और 2, मीन्स फर्स्ट 0 पोजीशन पे 9 और सेकंड पोजीशन पे 1, ये दोनों ऐड होकर 10 के इक्वल आएंगे. तो हम रिटर्न कर सकते हैं या तो 0 और 2 या तो 2 और 0 आंसर में. अब इसकी जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है, सबसे पहले हम वो समझेंगे. ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम क्या करेंगे कि जो एरे दिया गया है उसमें हम दो फॉर लूप लगाएंगे. तो जैसे हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है 2, 7, 11, 15 और 9, ये टारगेट 9 है और ये एलिमेंट्स है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 को पकड़ेंगे, 2 को होल्ड करके रखेंगे और इस 2 का बाकी के आगे वाले सभी एलिमेंट्स से एडिशन कराकर देखेंगे कि कैसा आ रहा है. 2 और 7 का करेंगे, 9 आ गया. 2 और 11 का करेंगे, 13 आ गया. 2 और 15 का किया तो 17 हो गया. उसके बाद में हम दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, दैट इज़ 7. 7 के बाद और कितने एलिमेंट्स बचे हैं, 11 और 15. तो 7 और 11 चेक करेंगे, 18 होगा. 7 और 15 करा, 22 आया. फिर हम करेंगे 11 और 15 का. फिर हम 11 एज ए एलिमेंट लिया और उसको ऐड करवाया 15 से, तो हमारे पास आया 26. वैसे हमें फर्स्ट ही इटरेशन में आंसर मिल गया था, पर मैंने बाकी इसीलिए किए ताकि आपको समझ आए. तो हमने यहाँ पर यही किया है कि हम दो फॉर लूप चला रहे हैं और इससे हमें समझ आया कि कैसा यहाँ पे हो रहा है. तो सबसे पहले जो एलिमेंट है हम यहाँ पे ड्राई रन कर रहे हैं. हमने क्या क्या लिया है, आई सेट किया है, जे सेट किया है, ith पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है और उस jth पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, उनका सम क्या आ रहा है, क्या उन दोनों का जो एडिशन है वो टारगेट के इक्वल है और रिज़ल्ट क्या आ रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0, हमने 0 लिया है और i की वैल्यू क्या होगी, एक बार 1 होगी. ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है. तो पहले हम चेक करते हैं, हम 2 को सेट कर रहे हैं, ये 0 पोजीशन वाले को हमने सेट कर लिया. फिर हमने 1 के साथ चेक किया, 1 पे क्या प्रेजेंट था, 7. तो 2 और 7 का एडिशन होके 9 होता है. क्या ये टारगेट के इक्वल है, हाँ ये टारगेट के इक्वल है. देन उसके बाद में हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये टारगेट के इक्वल है तो हम इंडाइसेस रिटर्न करेंगे. तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं आई और जे की वैल्यू. ये अब आगे हम नहीं चलेंगे, लेकिन मैं आगे इसलिए चल रही हूँ ताकि मैं आपको और समझा सकूँ कि अब क्या होगा. जब हम 0 हमने आई माना है और जे को हमने 1 माना है, तो हम कहाँ तक जा पाएंगे, इनर लूप के लिए लास्ट तक जाएंगे. तो ये जो जे है इसकी वैल्यू 1 थी पहली टाइम, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी. तो जब इसकी वैल्यू 2 होगी, आई की वैल्यू अभी भी 0 है, तो मतलब 2 का पहले हमने 7 से ऐड किया था, अब 2 को हम 11 से भी ऐड करेंगे. तो 2 को हम अब 11 से ऐड किए,
13 आया। ये टारगेट के इक्वल नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जे फिर से बढ़ा देंगे तो अब क्या होगा 3, तो मतलब हमने पहले 2 का 7 के साथ किया था, 2 का 11 के साथ किया, अब हम 2 को 15 के साथ करेंगे। 2 और 15 का एडिशन हुआ। आयत पोजीशन पे क्या था 2 था, मतलब 0th पोजीशन पे क्या था 2 था। जे पोजीशन कितनी है 3 थर्ड पे क्या है 15 है, तो दोनों का एडिशन होकर 17 हुआ। ये भी टारगेट के इक्वल नहीं है, हमने कंटिन्यू कर दिया। देन अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लास्ट पर पहुँच गए, जे लास्ट पे आ गया, तो अब क्या होगा, अब आई की वैल्यू बढ़ेगी, तो हम अब 7 कंसिडर करेंगे आउटर में। तो 7 का यानी इंडेक्स हमने 1 कंसिडर किया, तो ये जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जे i+1 से जाएगा। तो यहाँ पर जे कितना है, जे हो जाएगा i+1 मतलब 2, और ये कहाँ तक जाएगा, जे की वैल्यू एक बार 2 होगी और एक बार 3 होगी। तो जब i 1 है और जे 2 है, यानी 1 और 2, तो इन दोनों का एडिशन होगा 7 11 का, ये भी इक्वल नहीं है 9 के, तो हम फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर जे की वैल्यू 3 होगी, तो फिर फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन का एडिशन किया गया है, ये 22 आ रहा है, ये भी इक्वल नहीं है। अब जब जे यहाँ पर पहुँच गया, अब आगे तो कुछ है ही नहीं, तो हम फिर आई को इंक्रीमेंट करेंगे, और अब 11 हो गया। तो आई किस पोजीशन वाली की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड पोजीशन पे क्या है 11 है, और जे कहाँ पे है थर्ड पोजीशन पे क्या है 15 है। हमने इन दोनों को ऐड किया, क्या हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें कौन सा वाला इक्वल मिला था, वो था फर्स्ट वाला, यानी 2 और 7 9 के इक्वल होता है, तो हमने इसके इंडाइसेस रिटर्न कर दिया। 2 प्रेजेंट था 0 पे और 7 प्रेजेंट था 1 पे। ये था हमारा ब्रूट फोर्स। पर ब्रूट फोर्स अप्रोच में होगा क्या कि आप कितने टाइम्स चल रहे हो, देखो आई जो है वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, आई रहेगा 0 से लेकर 2 तक, लेकिन हम इसे अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि हम n तक चले। और जो जे है वो भी सेम ऐसे ही रहेगा, वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी हम मान सकते हैं कि ये भी n तक चले। तो हम बोलेंगे कि हम n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी n²। अब जो सॉल्यूशन था वो हमें पता है, तो हमने ये रिटर्न करा दिया। सबसे पहले हम आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं ताकि हम सी इन और सी आउट का यूज़ कर सकें। देन उसके बाद में हम वेक्टर हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं जिससे हम डायनेमिक एरे बना सकते हैं C++ में। नाउ हम यूजिंग नेम स्पेस std लिख रहे हैं ताकि बार बार std स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना ना पड़े हर इनपुट आउटपुट के साथ। अब हम मेन फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जहां से प्रोग्राम रन होता है। अब हम यूज़र से एरे के साइज का इनपुट ले रहे हैं, और मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स रहेंगे एरे में, ये हम यूज़र से पूछ रहे हैं। तो हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया इंट, और हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया एक प्रॉम्प्ट जिससे यूज़र को समझ आएगा कि यहाँ पर उसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए एरे में वो डालना है। देन इसे सीन की मदद से n में स्टोर करा लिया। उसके बाद में हम एक वेक्टर बनाएंगे जिसमें n एलिमेंट स्टोर रहेंगे। तो ये हमने वेक्टर बनाया इंटीजर का, इसका नाम दे दिया nums और इसका साइज दे दिया n। अब इतना करने के बाद अब हम यूज़र से एरे के एलिमेंट्स एक एक करके इनपुट
लेंगे और वेक्टर में स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर हम यूज़र को मैसेज शो कर रहे हैं। अब हम एक फॉर लूप की मदद से इनपुट लेते जाएंगे। ये फॉर लूप चलेगा i से n तक। और हर स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो इनपुट ले रहे हैं वो वेक्टर के वेक्टर नम्स में स्टोर हो रहा है ith पोजीशन में। तो ये फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to n-1 तक चलेगा। देन इसके बाद हमने एक टारगेट नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें वो टारगेट वैल्यू रहेगी। तो हमने यहाँ मैसेज शो किया, टारगेट सम को एंटर करो। इसे हम स्टोर करा लेंगे टारगेट में। तो यूज़र से टारगेट वैल्यू इनपुट ली जा रही है। ये वही वैल्यू है जिसका सम हमें 2 एलिमेंट्स का निकालना है। अब इसके बाद में हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे। क्या रहेगा फंक्शन का नाम, टू सम। अभी हम ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन में क्या पास करवा रहे हैं, वो जो वेक्टर है हमारे पास और जो टारगेट है, ये हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। लेकिन ये जो फंक्शन कॉल हम कर रहे हैं इसके रिजल्ट को एक नए वेक्टर में स्टोर करेंगे। तो ये जो नया वेक्टर है, पहले हम यहाँ नया वेक्टर बना लेते हैं एक। ये हमने एक नया वेक्टर बनाया, इसमें जो इंडाइसेस हैं वो स्टोर होंगी। तो फंक्शन कॉल का जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर होगा, इस नए वेक्टर में। फिर अगर हमें नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला, मीन्स ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। कब होगा ऐसा, जब इस फंक्शन कॉल का कुछ रिजल्ट नहीं आएगा और ये जो वेक्टर बना है रिजल्ट, ये एम्प्टी ही रह जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि रिजल्ट एम्प्टी तो नहीं, यानी हमें वैलिड इंडाइसेस मिले हैं या फिर नहीं। तो हम ये चेक कर रहे हैं। अगर हमें रिजल्ट मिला है तो हम उन दोनों नंबर के इंडाइसेस को आउटपुट कराएंगे। इसका क्या मतलब है, रिजल्ट एम्प्टी नहीं हो मतलब उसमें कुछ आंसर स्टोर है। तो क्या प्रिंट होगा, हम प्रिंट करवाएंगे कि ये हमारे इंडाइसेस हैं और ये पहला इंडाइस कहाँ पर होगा, जो रिजल्ट वेक्टर है उसकी 0th पोजीशन पे होगा। और जो दूसरा इंडाइस है वो कहाँ पर होगा, उसी रिजल्ट वेक्टर के फर्स्ट पोजीशन में। लेकिन अगर हमें रिजल्ट नहीं मिला, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, नो टू नंबर्स
एड अप टू द टारगेट सम, देन हम करवा देंगे रिटर्न 0। और प्रोग्राम यहाँ सक्सेसफुली ख़त्म हो जाता है। अब हमने जो फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया था और फंक्शन हमने यूज़ किया है, हम उस पर चलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये फंक्शन यूज़ किया था, कौन सा, टू सम नाम का। तो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा मेन के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस फंक्शन, ये एक फंक्शन है टू सम, जिसे हम एक वेक्टर ऑफ इंटीजर्स और एक टारगेट नंबर पास करा रहे हैं इसमें। तो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं वो फंक्शन। ये हमने लिखा वेक्टर इंट और नाम दे दिया टू सम। इसमें हमने क्या क्या पास करवाया था, एक वेक्टर पास करवाया था। तो फिर यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं नम्स, और दूसरा जो था वो एक इंटीजर था, तो हमने यहाँ दे दिया टारगेट। फिर हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप लगाएंगे। i 0 है, i कहाँ तक चलेगा, जब तक नम्स का साइज है तब तक हम i को चला रहे हैं। ये जो हमने फॉर लूप लिखा है ये आउटर लूप है, ये एरे के हर एलिमेंट को आइटरेट करेगा। और ये जो हम इनर लूप लिख रहे हैं ये आउटर लूप के बाद वाले एलिमेंट्स को चेक करेगा ताकि हम सभी पेयर्स देख सकें। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा, हमें वही एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है, इसलिए ये i+1 से चलेगा। और कहाँ ख़त्म होगा, nums डॉट साइज। तो ये आउटर लूप था। अब यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, क्या करेंट दो एलिमेंट्स का सम टारगेट के बराबर है। तो हम यहाँ लिख देंगे nums ऑफ i प्लस nums ऑफ j क्या बराबर है टारगेट के। अगर बराबर है तो मतलब हमें आंसर मिल गया। तो हम क्या करवाएंगे, हम डायरेक्ट एक वेक्टर रिटर्न करा देंगे इंडाइसेस का i और j। पर अगर हमें नहीं मिलता है ऐसा कुछ तो हम क्या कराएंगे, हम एम्प्टी वेक्टर को रिटर्न करवाएंगे। तो मतलब यहाँ पर अगर हमें नहीं मिलता है तो हम एक एम्प्टी वेक्टर को रिटर्न करवाएंगे। इशू कहाँ पर आया, इंट मेन। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन। एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, हम ड्राई रन करके देख चुके हैं। अब हम प्रोग्राम को नॉर्मली चलते हैं। सपोज 5 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को एंटर करते हैं। टारगेट सम 9। तो देखो इंडाइसेस क्या रिटर्न हुए, 0 और 1, क्योंकि 2 and 7 add up to 9. So the output will be their indices 0 and 1. So this was the brute force approach. दिया 0 और 1। इसका एल्गोरिथम क्या है कि हमारे पास एक एरे था नम्स ऑफ इंटीजर एंड एन इंटीजर टारगेट। तो इनपुट में हमें एक एरे मिला था और एक टारगेट मिला था। आउटपुट में क्या होगा, इंडाइसेस ऑफ 2 नंबर इन नम्स सच दैट देयर सम इक्वल्स टारगेट। तो आउटपुट में हम वो 2 नंबर्स का इंडाइस रिटर्न करेंगे, इंडेक्स रिटर्न करेंगे जो टारगेट के इक्वल था।
इस केस में 2 और 7 का इंडेक्स हमने रिटर्न किया क्योंकि ये दोनों ऐड होके 9 आ रहा था। अब इसके स्टेप्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एरे में लूप करना है एरे में, और हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से n-1 तक के लिए करेंगे i के लिए। और जो इनर लूप होगा उसमें क्या होगा, हर एलिमेंट, फॉर ईच एलिमेंट नम्स ऑफ i लूप थ्रू द रेस्ट ऑफ द एरे यूजिंग एन इंडेक्स j। तो हमने i कहाँ से कहाँ तक चला, 0 से n-1 तक चला, और इस हर एक i के लिए हम कितना चलेंगे, i+1 से n तक चलेंगे। तो मतलब अगर आप पहले वाले i के लिए इतना चल रहे हो, दूसरे वाले i के लिए भी इतना चलोगे, तीसरे वाले के लिए भी, तो आप n टाइम्स चल रहे हो, यानी n² टाइम्स। तो हम फिर इनर लूप के बाद में हर जगह चेक करेंगे, नम्स ऑफ i और नम्स ऑफ j का एडिशन करने पे टारगेट के इक्वल तो आ रहा है। अगर आ रहा है तो हम उसके इंडाइसेस रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा कोई पेयर नहीं मिलता है तो इटरेशन के बाद में हम एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेंगे। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n² आएगी। यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन नम्स, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आएगी क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की है। अब इससे अच्छा एक और अप्रोच होता है, तो हम उसको समझते हैं। ये जो अप्रोच थी, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच थी, ये 2 फॉर लूप की मदद से हुई थी। अब ये जो दूसरी अप्रोच है इसे हम कहेंगे हैश मैप वाली अप्रोच या फिर कॉम्प्लीमेंट वाली अप्रोच। तो इसमें हम करेंगे क्या कि देखो, हम हर बार ना सेट करके रखेंगे हर बार हम एक एलिमेंट सेट करके रखेंगे। जैसे टारगेट कितना है, 9 है, तो हमने पहले सेट किया 2। अब आपको पता है कि आपके पास 2 है, आपको कितना चाहिए, तो 9 - 2 कितना होता है, 7। तो आप क्या करोगे, आगे आप 7 ढूंढोगे। अगर 7 प्रेजेंट है तो मतलब कि हमें आंसर मिल गया। लेकिन अगर 7 प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को बदल देंगे। तो अब पहले हमने 2 कंसिडर किया तो हम फिर 7 कंसिडर करेंगे। सपोज़ जैसे अगर आगे 7 नहीं मिलता या फिर जो भी इसका आंसर है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको आगे कंसिडर करवा रही हूँ। तो सपोज़ अगर 7 है तो हमें पता है कि टारगेट 9 है, तो 7 को 9 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता पड़ेगी, 2 की। तो हम चेक करेंगे 7 के आगे क्या 2 है, नहीं। फिर हम आगे बढ़ेंगे 11। अब 11 बड़ा हो गया टारगेट से, तो ऐसे हम समझेंगे। नम मैप हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एम्प्टी हैश मैप क्रिएट करेंगे। हमने एक एम्प्टी हैश मैप क्रिएट किया। इसमें होता क्या है कि स्टोरेज कैसी होगी, जैसे हैश मैप में अगर आप ये सब चीज़ों को स्टोर कराओगे ना, तो वो कैसे स्टोर होगा, हैश मैप के सेकंड इंडेक्स पे क्या स्टोर करो, 2। हैश मैप के 7th पोजीशन पे क्या स्टोर करो, 1। हैश मैप के 11th पोजीशन पे क्या स्टोर करो, 2। तो मतलब यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 0th पोजीशन पे 2 स्टोर है, 1th पोजीशन पे 7 है, 2 पोजीशन पे 11 है, 3 पोजीशन पे 15 है। पर हमें पता है कि यहाँ पे ये सारे जो भी हैं ये यूनिक हैं, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि सेकेंड पोजीशन पे उसका इंडेक्स स्टोर करवाते हैं। तो ड्राई रन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे हमारा जो पिवट एलिमेंट है। तो पिवट एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक कंसिडर कर सकते हैं हम, अगर जेन्युइनली देखा जाए तो वैसे 0 से 2 होगा, क्योंकि लास्ट वाला के लिए तो हम फाइंड करेंगे। तो पहले हमने 0 कंसिडर किया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 0, और 0 पोजीशन पे क्या था, 2 था। अब अगर हमारा एक एलिमेंट, वो जो 2 आंसर्स हैं उसमें से एक एलिमेंट 2 है, तो टारगेट में अब कितना एलिमेंट और आना चाहिए, तो 9 - 2 = 7, मतलब हमें आगे जाके 7 फाइंड करना है। तो हम ये देखेंगे क्या हमारे हैश मैप में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम चल रहा है तो हैश मैप तो एम्प्टी होगा नहीं, हमारे पास 7 नहीं है। हम हैश मैप में चेक करेंगे कि वो एलिमेंट है कि नहीं है, पर नहीं है तो हम यहाँ नो लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद ना हम ये जो 2 आया है और ये 0th पोजीशन पर है, तो ऐसा स्टोर करेंगे कि 2 पर सेकंड पोजीशन पर 0 स्टोर है। ऐसा इस फर्स्ट स्टेप के डायरेक्टली बाद हमने यहाँ पे कर दिया है। अब इनिशियली कुछ है, अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब जो पिवट एलिमेंट है वो 0 ना होकर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये 1 हुआ, 1 पे क्या स्टोर था, 7 था। तो हमें पता है कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टारगेट में ये वाला नंबर माइनस करके दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो अब हम देखेंगे क्या हमारे हैश मैप पे 2 स्टोर है, हमने जस्ट अभी स्टोर कराया है, तो हाँ 2 पर 0 स्टोर है। तो मतलब हमें क्या रिटर्न करवाना पड़ेगा, हमें एक ये डायरेक्टली आई रिटर्न करवाना है
और दूसरी चीज़ हमें जो रिटर्न करानी है वो ये है कि मैप के, अब कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो मैप के कॉम्प्लीमेंट पर क्या स्टोर है, तो ये 0 स्टोर है, तो हम ये रिटर्न करवा देंगे। तो हर पेयर को चेक करने के बजाय ब्रूट फोर्स में जैसे हम हर पेयर को चेक कर रहे थे ना, देखो यहाँ पे क्या किया था हमने, फर्स्ट स्टेप के बाद हमने ये 2 को स्टोर कर लिया था, ये हमने किया था, और यहाँ सेकंड स्टेप के बाद में हमने रिटर्न करा दिया क्योंकि हमें मिल गया है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एग्जैक्टली, तो इंस्टेड ऑफ चेकिंग एवरी पेयर like in brute force we only check once per element whether the other half of the target the complement has already been seen। तो जैसे हम ब्रूट फोर्स में क्या कर रहे थे, हम हर पेयर को चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक ही बार एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं और बाकी जो दूसरा एलिमेंट है वो हम आगे चेक कर रहे हैं दूसरे हाफ में, यानी कॉम्प्लीमेंट हमने जैसे यहाँ पर देखा। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे पहले हम हर एलिमेंट जो एरे में दिया गया है उसकी मदद से एक कॉम्प्लीमेंट वैल्यू निकालते हैं। वो कैसे निकलती है, टारगेट में वो वाली वैल्यू माइनस कर दो तो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, फिर हम देखते हैं क्या ये कॉम्प्लीमेंट हैश मैप में प्रेजेंट है या नहीं। अगर ये प्रेजेंट है तो हम क्या रिटर्न करवा देते हैं, सिंपली वो जो करंट एलिमेंट की पोजीशन है वो, और मैप के कॉम्प्लीमेंट पोजीशन पर क्या स्टोर है, मतलब उसका इंडेक्स स्टोर होगा। और अगर नहीं मिलता कुछ तो हम क्या करते हैं, जो नम्स ऑफ आई है हम स्टोर करवा देते हैं, जो भी एरे है उसे हैश मैप में हम स्टोर करवा देते हैं उसके इंडेक्स के साथ। तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन आएगी क्योंकि हम एक ही बार चल रहे हैं, पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ एन आएगी। पीछे वाले केस में क्या हुआ था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर आई थी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 आई थी, पर यहाँ पर बिग ऑफ एन इसलिए आएगी क्योंकि हम एक हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट के लिए आईओ स्ट्रीम इंक्लूड कर रहे हैं हम। देन वेक्टर इंक्लूड करते हैं ताकि हम डायनेमिक एरे बना सकें। और यहाँ अनऑर्डर्ड मैप इंक्लूड करा है जिससे हम हैश मैप बनाने के लिए यूज करेंगे। एसटीडी बार बार ना लिखना पड़े इसलिए हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिख रहे हैं। अब हम प्रोग्राम के मेन फंक्शन से शुरू करते हैं। तो हम यूजर से अब पहले एरे का साइज ले लेते हैं। तो हमने लिया एक वेरिएबल n, और फिर हम यहाँ पर क्या एंटर करवा लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि एरे में प्रेजेंट है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे ये हम पूछ रहे हैं। देन इनपुट करवा लिया उस नंबर को। तो यूजर से एरे के साइज ले लिया, कितने नंबर डालने हैं ये भी। अब क्या करेंगे, अब यूजर से एरे के एलिमेंट्स इनपुट ले लेंगे और वेक्टर में डाल देंगे। तो पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं। ये हमने वेक्टर बना लिया। देन उसके बाद में हमने एरे के एलिमेंट्स को डाल दिया। तो ये फॉर लूप की मदद से होगा। कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, टोटल n है, तो हम लूप को चलाएंगे n-1 तक के लिए।
इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन लिखा है। देन उसके बाद में हम सीन की मदद से स्टोर करवा लेते हैं। तो अब यूजर से हमने वेक्टर में एलिमेंट्स डलवा लिए हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वही सेम चीज टारगेट भी यूजर से लेंगे। यूजर से टारगेट हम लेंगे और उसे स्टोर कर देंगे टारगेट में। टारगेट वैल्यू इनपुट ले रहे हैं जिसका सम 2 एलिमेंट्स का हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन कॉल करेंगे और रिजल्ट को एक वेक्टर में स्टोर करेंगे। तो हम फंक्शन कॉल कौन सा करेंगे, टूसम नाम का फंक्शन कॉल करेंगे। इसे हमने क्या दिया है, नम्स पास करवाया और टारगेट पास करा। नम्स मतलब वो एरे पास करा है जिसमें एलिमेंट्स है, और टारगेट मतलब वो नंबर जिसके इक्वल होंगे दो नंबर ऐड करने पर। तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा उसे हम एक वेक्टर में स्टोर करना चाह रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक नया वेक्टर बनाया, इंटीजर वेक्टर, नाम दिया रिजल्ट। इसमें स्टोर करेंगे इस फंक्शन कॉल का जो भी रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि रिजल्ट में कुछ स्टोर होकर आया कि नहीं। अगर कुछ स्टोर हुआ है तो मतलब वो क्या हुआ होगा, इंडाइसेस होंगे। तो हम चेक कर रहे हैं कि रिजल्ट मिला या नहीं, यानी कोई पेयर मिला कि नहीं। तो अगर मिल गया है तो हम मैचिंग इंडाइसेस को प्रिंट करेंगे। कैसे लिखा, सी आउट इंडाइसेस, और यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियस सी बात है अगर रिजल्ट में कुछ स्टोर हुआ होगा तो वो नंबर 0 और 1 पे ही हुआ होगा, दो ही नंबर चाहिए थे। अगर मिल गया तो हम प्रिंट करवाएंगे, और अगर फंक्शन कॉल होने के बाद में भी रिजल्ट वेक्टर एम्प्टी रह जाता है तो यूजर को इन्फॉर्म करेंगे कि कोई पेयर नहीं मिला। तो ये हमने यूज कर लिया। फिर कर देंगे रिटर्न 0, यानी हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली रिटर्न 0 के साथ एंड हो जाता है। अब हमने ये जो फंक्शन बनाया था, फंक्शन यूज किया है, अब हम इस फंक्शन को बना लेते हैं। तो क्या होगा कि हम लिखेंगे, पहला ये रिटर्न क्या कर रहा था, एक वेक्टर को रिटर्न करेगा। तो हमने यहाँ लिखा वेक्टर इंट टू सम। ये फंक्शन जो है टू सम, इसमें एरे और टारगेट दिया गया है और हमें दो नंबर के इंडाइसेस को रिटर्न करना है। तो इंडाइसेस इस वेक्टर में हो जाएंगे, और यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है कि इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो एक वेक्टर ऑफ इंटीजर है। और बाकी इसमें पास क्या किया था हमने इसमें एक वेक्टर पास किया था जिसका नाम नम्स था, और फिर यहाँ हमने टारगेट लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि यहाँ पर
अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ कर रहे हैं। तो हमने लिखा यहाँ एक हैश मैप बनाया गया है जो नंबर्स का वैल्यू और उसका इंडेक्स स्टोर करेगा। तो ये जो अनऑर्डर्ड मैप है इसे हमने बनाया और इसमें क्या स्टोर होगा, नंबर का वैल्यू और उसका इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो हमने ये लिख लिया एक अनऑर्डर्ड मैप। फिर क्या करेंगे, हम पूरे एरे के एलिमेंट्स लूप से ट्रैवर्स कर लेंगे। तो इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन जितना भी नम्स का साइज होगा उससे छोटा, देन प्लस प्लस आई। अब यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे कि टारगेट बनने के लिए क्या नंबर चाहिए जो अब तक देखा नहीं। तो हम यहाँ अंदर लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। मतलब हर एलिमेंट के लिए अपन चेक करेंगे। अगर हम चेक करते हैं कि वो रिक्वायर्ड नंबर ऑलरेडी हमारे मैप में है कि नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमें टारगेट बनने के लिए कितना नंबर चाहिए जो अभी तक हमने देखा नहीं। तो हमने ये लिखा था इंट कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू टारगेट माइनस नम। तो हम ये फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद में हम चेक करते हैं कि क्या वो नंबर ऑलरेडी हमारे मैप में है कि नहीं है। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं तो यहाँ पर हुआ क्या कि हमने पहले क्या देखा, हमने फॉर लूप चला, ठीक। तो हम पूरे एरे के एलिमेंट लूप से ट्रैवर्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें टारगेट बनने के लिए क्या नंबर चाहिए जो अभी तक हमने नहीं देखा। तो मतलब हमें यहाँ मिल गया वो नंबर जो ऐड होकर इतना बनेगा। तो उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो जो रिक्वायर्ड नंबर है, मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर है कॉम्प्लीमेंट, इसे हम मैप में देखेंगे क्या वो ऑलरेडी हमारे मैप में है। जिसका सिंटेक्स होता है इफ मैप डॉट फाइंड कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मैप के एंड तक पूरा देखो क्या ये है। अगर होगा तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि दोनों के इंडाइसेस को हम रिटर्न कर देंगे, एक जो मैप में मिला और जो एक ऊपर था अभी का करंट इंडेक्स। और अगर सपोज नहीं मिला तो करंट नंबर को उसके इंडेक्स के साथ मैप में स्टोर कर लेंगे। अगर पूरे एरे में हमें कोई मैचिंग पेयर नहीं मिला तो एम्प्टी वेक्टर ही रिटर्न कर देगा ये फंक्शन। अब एक बार रन करके देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, सी टारगेट 4 डाला था, 1 2 3 4 5।
तो एड अप कौन से नंबर होंगे, 0th पोजीशन यानी 1 और 2 पोजीशन यानी 3, तो 3 + 1 4।